हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। नेपाल में पीएम प्रचंड ने जीता फ्लोर टेस्ट, 172 वोट मिले सत्तारूढ़ गठबंधन को, विरोध में सिर्फ 89 मत ही पड़े। तो दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने सोमवार को संसद में विश्वास मत हासिल कर लिया है और दोस्तों कुल 265 मौजूद सांसदों ने वोटिंग में हिस्सा लिया। वही दोस्तों, प्रचंड के गठबंधन को 172 वोट मिले। वही दोस्तों, सरकार बचाने के लिए 138 वोट चाहिए थी और विरोध में 89 वोट पड़े और एक सांसद ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। तो दोस्तों, प्रचंड की पार्टी सीपीएन के पास फिलहाल 32 सीटें हैं और बाकी वोट सहयोगी पार्टियों की है। तो दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि प्रचंड के केपी ओली पार्टी सीपीएन यूएमएल के साथ ही कई और छोटे दलों को मिलाकर सरकार बनाई थी और राष्ट्रपति चुनाव के दौरान प्रचंड ने ओली की जगह नेपाल कांग्रेस के उम्मीदवार को समर्थन दिया था। वही दोस्तों, इससे ओली नाराज हो गए थे और उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। जयपुर में डॉक्टर्स को पुलिस ने पीटा, कपड़े फाड़े, राइट टू हेल्थ बिल के खिलाफ विधानसभा घेरने जा रहे थे, रास्ते में रोका। तो दोस्तों, राज्य सरकार के राइट टू हेल्थ बिल का विरोध कर रहे डॉक्टर्स को जयपुर में पुलिस ने जमकर पीटा है। वही दोस्तों, विधानसभा का घेराव करने निकले डॉक्टर्स को पुलिस ने पहले तो रोकने की कोशिश की और डॉक्टर्स बेकाबू हुए तो पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। तो दोस्तों, कई प्रदर्शनकारियों के कपड़े तक फाड़ दिए हैं और इसमें कई डॉक्टर्स लहूलुहान हो गए और आरोप यह है कि पुलिस ने महिला डॉक्टरों के साथ भी बदसलूकी की है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि सोमवार को प्रदेश भर के 2400 से ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल संचालक सड़कों पर उतर गए और सबसे पहले डॉक्टर्स और हॉस्पिटल संचालक जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल परिसर में बने जयपुर मेडिकल एसोसिएशन के सभागार में जुटे। यहाँ दोस्तों, उन्होंने बिल के विरोध में अपना तर्क रखा और डॉक्टर्स दोपहर करीब 12 बजे एसएमएस हॉस्पिटल से निकले और जयलन मार्ग होते हुए त्रिमूर्ति सर्किल गए और यहाँ से दोस्तों रायरा सिंह सर्किल होते हुए सेंटर पार्क के सामने स्टैचू सर्किल पहुंचे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के तीनों केस लखनऊ ट्रांसफर, सुप्रीम कोर्ट ने 10 अप्रैल तक गिरफ्तारी से राहत दी, पीएम के खिलाफ टिप्पणी का मामला। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित बयान देने वाले कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है और दोस्तों, कोर्ट ने सोमवार को खेड़ा के खिलाफ दर्ज 3 केस लखनऊ ट्रांसफर करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा दोस्तों ने 10 अप्रैल तक गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दी है और इस दौरान पवन खेड़ा नियमित जमानत के लिए आवेदन कर सकेंगे, यानी दोस्तों उन्हें पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि पवन खेड़ा पर यूपी असम में पीएम मोदी पर विवादित बयान पर 3 एफआईआर दर्ज की है और दोस्तों, विवादित बयान देने पर 23 फरवरी को असम पुलिस ने खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया था और बाद में दोस्तों उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका लगाई थी और कोर्ट ने तब उन्हें 17 मार्च तक गिरफ्तारी से राहत दी थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। शराब नीति केस में सिसोदिया की कस्टडी 14 दिन बढ़ी, सिसोदिया बोले कस्टडी में रखने का कोई फायदा नहीं, कोर्ट जमानत पर कल सुनवाई करेगी। तो दोस्तों, शराब नीति केस में दिल्ली कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की कस्टडी 14 दिन के लिए बढ़ा दी है और दोस्तों कस्टडी सीबीआई के केस में बढ़ाई गई है। वही दोस्तों, सिसोदिया अभी इस केस में 22 मार्च तक ईडी की कस्टडी में है और दोस्तों, जानकारी के लिए आपको यह भी बता दें कि सीबीआई और ईडी दोनों ही शराब नीति केस की जांच कर रही है और ईडी ने सोमवार को उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया और स्पेशल जज एमके नागपाल ने 3 अप्रैल तक कस्टडी बढ़ाने के बाद कहा है कि सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई 21 मार्च यानी दोस्तों मंगलवार को होगी। तो दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दें कि ईडी ने कोर्ट में यह कहा था कि एलजी ने जब इस मामले की शिकायत की है तो सिसोदिया ने अपना फोन बदल दिया था, लेकिन एजेंसी ने उनका मोबाइल डेटा को फिर से निकाल लिया है और अब एजेंसी उनके ईमेल और मोबाइल फोन से निकाले गए डेटा का एनालिसिस भी कर रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राहुल बोले कर्नाटक में 40% कमीशन वाली सरकार, देश सिर्फ अडानी का नहीं, सरकार आने पर हर ग्रेजुएट को 3000 रुपए महीना देंगे। तो दोस्तों, राहुल गांधी ने सोमवार को कर्नाटक के बेलगावी में कहा है कि कर्नाटक सरकार देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है और कुछ भी करवाना हो तो 40% कमीशन देना पड़ता है और यह देश किसी एक का नहीं, अडानी का नहीं, देश गरीबों और किसानों का है। साथ ही दोस्तों, राहुल ने यहाँ कांग्रेस के युवा क्रांति समागम का शुभारंभ किया है और इस मौके पर एक चुनावी
चुनावी रैली में राहुल ने कहा कि सरकार आने पर एससी रिजर्वेशन को 15 से बढ़ाकर 17% करेंगे और एसटी रिजर्वेशन को 3 से बढ़ाकर 7% करेंगे और 3 साल हर ग्रेजुएट को 3,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। तो दोस्तों बता दें कि मई में कर्नाटक विधानसभा चुनाव होना है और राहुल ने कहा कि मैं जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान यहाँ से गुजर रहा था तो मुझे बताया गया कि कर्नाटक की सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है और इस प्रदेश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है, चाहे कोई भी डिग्री ले लो। कर्नाटक की सरकार कर्नाटक में युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को तैयार। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था 9 साल से सरकार इसे टाल रही। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने के लिए सरकार को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है और दोस्तों यह याचिका भाजपा के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने दायर की है। वही दोस्तों आपको बता दें कि स्वामी ने कहा था कि सरकार ने अभी तक इस मामले पर कोई फैसला नहीं लिया है और दोस्तों वह 9 साल से इसे टाल रही है। इसी के साथ दोस्तों सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाल की बेंच ने कहा है कि हम इस पर जल्द सुनवाई करेंगे और दोस्तों इससे पहले 19 जनवरी को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दिए हलफनामे में कहा था कि राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की प्रक्रिया पर सांस्कृतिक मंत्रालय काम कर रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पद्मा लक्ष्मी बनी केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील। एर्नाकुलम लॉ कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, वकालत के लिए बार काउंसलिंग में एनरोलमेंट कराया। तो दोस्तों केरल स्टेट बार काउंसलिंग में पद्मा लक्ष्मी को पहली ट्रांसजेंडर महिला वकील के रूप में चुना गया है और दोस्तों वह 1500 से ज्यादा ग्रेजुएट में से एक है जिन्होंने रविवार को आयोजित नॉमिनेशन सेरेमनी में राज्य की बार काउंसलिंग में अपना नाम एनरोलमेंट कराया है। इसके बाद दोस्तों पद्मा को प्रैक्टिस करने के लिए सर्टिफिकेट दे दिया गया है और पद्मा ने एर्नाकुलम गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। साथ ही दोस्तों केरल के कानून मंत्री पी राजीव ने पद्मा के इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है और उनके कैरियर में सफलता की कामना की है। वही दोस्तों उन्होंने उम्मीद जताई कि पद्मा की कहानी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के दूसरे लोगों को भी वकालत करने के लिए इंस्पायर करेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जापान के पीएम ने मोदी को G7 समिट में बुलाया। प्रधानमंत्री मोदी ने न्योता स्वीकारा, गिफ्ट में चंदन से बनी बुद्ध की मूर्ति दी। तो दोस्तों जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा 2 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे हैं और यहां उन्होंने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद दोस्तों हैदराबाद हाउस में किशिदा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और दोनों लीडर्स के बीच डेलीगेशन लेवल की बातचीत हुई। इस दौरान दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम की किशिदा को चंदन से बनी बुद्ध की प्रतिमा गिफ्ट की है और दोस्तों आपको बता दें कि जापानी प्रधानमंत्री किशिदा ने कहा कि मैंने आज पीएम मोदी को हिरोशिमा में होने वाले G7 समिट के लिए न्योता दिया और उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है और मैं भारत की धरती से आजाद इंडो पैसिफिक को लेकर अपना विजन साझा करूंगा। और वही पीएम मोदी ने कहा कि मैं पीएम किशिदा को भारत में स्वागत करता हूं और मेरी उनसे पिछले 1 साल में कई बार मुलाकात हुई है और इस दौरान मुझे हमेशा दोनों देशों के बीच संबंध को लेकर पॉजिटिविटी महसूस हुई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ओलावृष्टि से एमपी में कश्मीर जैसा नजारा, 50 कस्बों में ओले बरसे, राजस्थान में भी ऐसे हालात, यूपी बिहार में आंधी बारिश का अलर्ट। तो दोस्तों देश के कई राज्यों में पिछले 1 हफ्ते से बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि हो रही है। वही दोस्तों रविवार शाम को भी मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली एनसीआर में जमकर बारिश हुई। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के 36 जिलों में 100 जगह बारिश हुई है और 21 जिलों में 50 कस्बों में ओले बरसे है। इसके चलते दोस्तों मध्य प्रदेश में कश्मीर जैसा नजारा हो गया है और यहाँ सड़कों, खेतों में सफेद बर्फ की चादर फैली दिखाई दी है। वही दोस्तों राजस्थान की बात करें तो जयपुर, अलवर, बांसवाड़ा समेत कई जिलों में रविवार को भी ओले गिरने के साथ बारिश हुई है और मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर संभाग में बारिश के साथ बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। वही दोस्तों उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिनों तक बारिश की संभावना है और बिहार में अगले 48 घंटे तेज हवा, बारिश और ओले गिरने की भी संभावना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ममता बोली राहुल को हीरो बना रही भाजपा, कांग्रेस का तंज, ममता ईडी सीबीआई से बचना चाहती है, उनकी कोशिश पीएम मोदी को खुश करना। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने रविवार को भाजपा पर आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में दिए बयान को लेकर संसद की कार्रवाई खुद रोक रही है और बीजेपी जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को
हीरो बनाने की कोशिश कर रही है। वही दोस्तों राहुल गांधी विपक्ष के लीडर बन रहे हैं तो नरेंद्र मोदी को कोई टारगेट नहीं कर सकता। वही दोस्तों ममता के इस बयान पर सोमवार को कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने तंज कसा है कि ममता ईडी सीबीआई से बचना चाहती है और उनकी कोशिश पीएम मोदी को खुश करना है। वही दोस्तों अधीर रंजन ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी यह मोदी जी के आदेश पर कर रही है और ममता बनर्जी और पीएम मोदी में एक करार हुआ है और उनका मकसद कांग्रेस और राहुल गांधी को तबाह करना और इनकी छवि धूमिल करना है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिएगा और अगर पसंद नहीं आई तो बेशक आप इसे डिसलाइक भी जरूर कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 360 अंक गिरकर 57,628 पर बंद। अडानी ग्रुप के 10 में से 9 शेयरों में गिरावट। तो दोस्तों हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी दोस्तों सोमवार को शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। तो दोस्तों सेंसेक्स 360 अंक गिरकर 57,628 पर बंद हुआ। वही दोस्तों निफ्टी भी 111 अंक गिरा है और यह 16,988 के स्तर पर बंद हुआ है। तो दोस्तों सेंसेक्स के 30 में से 25 शेयरों में गिरावट और सिर्फ 5 में तेजी है। और दोस्तों आपको बता दें कि अडानी ग्रुप के 10 शेयरों में से 9 में गिरावट देखने को मिली है और अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर 3.44% गिरा है और अडानी पावर और टोटल गैस में आज 5 से 5 की गिरावट रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सोना अब तक की सबसे ऊंची कीमत पर, 10 ग्राम का दाम 60,000 के करीब पहुंचा, 1 किलो चांदी 68,000 के पार। तो दोस्तों सोना सोमवार को ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है और दोस्तों आईबीजे की वेबसाइट के मुताबिक 10 ग्राम सोना 1451 रुपए महंगा होकर 59,671 रुपए पर बिक रहा है। तो दोस्तों इससे पहले 2 फरवरी को सोना अपने ऑल टाइम हाई पर था, तब इसकी कीमत 58,882 रुपए प्रति 10 ग्राम पर थी। वही दोस्तों IIFL सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता कहते हैं कि शेयर बाजार में जारी उतार चढ़ाव के कारण सोने को सपोर्ट मिल रहा है और इसके चलते इस साल के आखिरी तक सोना 65,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर जा सकता है। वही दोस्तों केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया के मुताबिक सोने में 2020 से शुरू सुपर साइकिल अब भी जारी है और इस साल सोना 62,000 तक पहुंचने का अनुमान था, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में यह 64,000 तक पहुंच सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एससी का निर्देश OROP एरियर का जल्द भुगतान करे सरकार, CGI ने केंद्र का सीलबंद जवाब लौटाया, कहा यहाँ सीक्रेसी नहीं ट्रांसपेरेंसी की जरूरत। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार को 1 रैंक 1 पेंशन के तहत एरियर यानी दोस्तों बकाया राशि का भुगतान करने के लिए निर्देश दिया है और दोस्तों कोर्ट ने बकाये के भुगतान पर बंद लिफाफे में दी गई केंद्र सरकार का यह नोट स्वीकार करने से मना कर दिया है। वही दोस्तों कोर्ट ने कहा है कि इस नोट को दूसरे पक्ष यानी रिटायर्ड सैनिकों के वकील के साथ भी शेयर करना होगा। तो दोस्तों चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और JB पारदीवाला के बैच OROP के तहत एरियर्स के बकाया भुगतान के लिए इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। तो दोस्तों बैच ने कहा है कि हमें सुप्रीम कोर्ट में इस बंद लिफाफे वाले चलन को बंद करना होगा और यह मूल रूप से निष्पक्ष न्याय प्रक्रिया की व्यवस्था के खिलाफ है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लंदन के बाद यूएस में इंडियन कॉन्सुलेट पर हमला, खालिस्तान के झंडे लगाए, दिल्ली में सिखों का खालिस्तानियों के खिलाफ प्रदर्शन। तो दोस्तों लंदन में रविवार को भारतीय हाई कमीशन में तोड़फोड़ की घटना का विरोध सोमवार को नई दिल्ली में किया गया, लेकिन दोस्तों लंदन में खालिस्तान समर्थकों ने हाई कमीशन का तिरंगा उतार दिया था और नई दिल्ली में बड़ी तादाद में सिख ब्रिटिश हाई कमीशन के बाहर जुटे और खालिस्तानियों की हरकत का विरोध किया। और दोस्तों उधर अमेरिका की सैन फ्रांसिस्को में इंडियन कॉन्सुलेट पर हमला किया है। वही दोस्तों नई दिल्ली में ब्रिटिश हाई कमीशन के बाहर सिखों ने खालिस्तानियों के खिलाफ बैनर पोस्टर लहराए और नारेबाजी की और दोस्तों कहा है कि भारत हमारा स्वाभिमान है और इन सिखों के मुताबिक तिरंगे का अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
एक्टर दीपक तिजोरी के साथ करोड़ों की ठगी। फिल्म मेकिंग के लिए प्रोड्यूसर को दिए थे 2.6 करोड़, अब वापस लौटाने में कर रहा आनाकानी। तो दोस्तों, जो जीता वही सिकंदर और आशिकी जैसी फिल्मों से पॉपुलैरिटी पाने वाले एक्टर दीपक तिजोरी के साथ करोड़ों रुपए की ठगी हो गई है। तो दोस्तों, उन्होंने प्रोड्यूसर मोहन नादर के खिलाफ मुंबई पुलिस में FIR दर्ज कराई है। और दोस्तों, दीपक का आरोप है कि मोहन नादर ने उनके साथ 2 करोड़ 60 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि दोनों मिलकर एक थ्रिलर फिल्म प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन दोस्तों मोहन नादर ने फिल्म की शूटिंग के नाम पर दीपक से पैसे लिए थे। वहीं दोस्तों, मुंबई की अंबोली पुलिस ने नादर के खिलाफ IPS की धारा 420 और 406 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। और दोस्तों, ई टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपक तिजोरी ने पुलिस में मोहन नादर के खिलाफ लिखित में कंप्लेन दर्ज कराई थी और कंप्लेन में कहा था कि मोहन नादर ने फिल्म की शूटिंग लोकेशन के खर्च के लिए 2.6 करोड़ रुपए लिए, लेकिन लौटाने में आनाकानी कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, टाटा ग्रुप नहीं खरीदेगा बिसलरी, अब फाउंडर रमेश चौहान की बेटी जयंती ही संभालेगी मिनरल वाटर कंपनी की कमान। तो दोस्तों, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के साथ डील कैंसिल होने के बाद अब जयंती चौहान ही बिसलरी की कमान संभालेगी। वही दोस्तों, 42 साल की जयंती बिसलरी इंटरनेशनल के चेयरमैन रमेश चौहान की बेटी है और 32% बाजार हिस्सेदारी के साथ बिसलरी 20,000 करोड़ रुपए के पैकेज ड्रिंकिंग वाटर सेगमेंट में लीडर है। वही दोस्तों, आपको बता दें कि सोमवार को आई इकोनॉमिक टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक अब जयंती चौहान बिसलरी की हेड होगी, क्योंकि दोस्तों TCPL ने बोतल बंद पानी की कंपनी बिसलरी को खरीदने से मना कर दिया है। और टाटा से डील कैंसिल होने के बाद ही कंपनी ने जयंती को हेड बनाने का फैसला किया है। वही दोस्तों, आपको बता दें कि वर्तमान में जयंती चौहान कंपनी की वाइस चेयरपर्सन के तौर पर काम कर रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, एप्पल के डिवाइस यूज नहीं करेंगे राष्ट्रपति पुतिन के कर्मचारी। जासूसी की आशंका के चलते रूसी सरकार ने लिया फैसला, युद्ध में यूक्रेन की मदद कर रहा अमेरिका। तो दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारी अब अमेरिकी ब्रांड एप्पल के डिवाइस यूज नहीं कर सकेंगे। तो दोस्तों, रूसी सरकार ने यह फैसला यूक्रेन के चल रहे युद्ध के बीच जासूसी की आशंका के चलते लिया है। और दोस्तों, इस संबंध में सोमवार को फरमान जारी किया गया है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि 20 मार्च को समाचार पत्र बिजनेस डेली कॉन्समेंट में अपनी रिपोर्ट में बताया गया है कि रूसी प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेशन के वे सदस्य जो घरेलू मुद्दों में काम कर रहे हैं वे मार्च अंत तक एप्पल के डिवाइस यूज करना बंद कर दे। और दोस्तों, रूसी अधिकारियों को iOS ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने वाले अपने डिवाइस को फेंकना या अपने बच्चों को देना होगा। और सूत्रों के मुताबिक इस बारे में मार्च की शुरुआत में आयोजित हुए एक सेमिनार में चर्चा की गई थी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को 1 साल से भी ज्यादा हो चुका है और इस युद्ध में अमेरिका यूक्रेन की मदद भी कर रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, कृषि मंत्री से मीटिंग के बाद किसानों की महापंचायत खत्म, MSP और कर्ज माफी की मांग रखी। किसान मोर्चा ने 30 अप्रैल को फिर बैठक बुलाई। तो दोस्तों, दिल्ली के रामलीला मैदान में सोमवार को संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से बुलाई गई महापंचायत खत्म हो गई है। तो दोस्तों, दोपहर को मोर्चे के 15 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल ने कृषि भवन में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की और यहाँ किसानों ने कृषि मंत्री को न्यूनतम समर्थन मूल्य, कर्ज माफी जैसी मांगों का पत्र सौंपा। तो दोस्तों, SKM ने कहा है कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो उन्हें फिर आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। वही दोस्तों, उधर SKM ने 30 अप्रैल को दिल्ली में एक और बैठक बुलाई है। तो दोस्तों, किसान नेता दर्शन पाल ने महापंचायत में किसानों को संबोधित करते हुए कहा है कि अभी कई मुद्दे हैं जिनका समाधान निकाला जाना बाकी है और हम 30 अप्रैल को दिल्ली में एक और बैठक बुलाएंगे और सभी किसान संगठनों को मेरी अपील है कि अपने राज्यों में रैलियां निकाले और पंचायतें करे। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों, बारी आती है आज के माइंड की उस क्वेश्चन की। तो दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था तो फटाफट से हमारे सवाल का जवाब दे। और दोस्तों, अगर आपका जवाब होता है सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो दोस्तों आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।